देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये पेंशनर्स विस्तृत एक्शन गाइड सभी पेंशनर्स के लिए बहुत उपयोगी है। भले ही आप केंद्र सरकार के पेंशनर हों, राज्य सरकार के पेंशनर हों, बैंक, रेलवे या रक्षा पेंशनर हों, आप भले ही BSNL PSU के पेंशनर हो या EPS 95 EPFO या निजी सेक्टर के पेंशनर हों, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 32 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं जो कि आप सभी को जानने बेहद ज़रूरी हैं। बिना कोई समय खराब किए हम चलते हैं सभी बिंदुओं पर एक एक करके। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह पर आप सुरक्षित रखें। जैसे आपका PPO या EPPO, PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या फिर आपका पेंशन सैंक्शन ऑर्डर, या इसके साथ में संशोधित PPO अगर आपका हो, कोरिजेंडम PPO हो, वो आप रखें। आपका सेवानिवृत्ति आदेश, जिस आदेश के तहत आप रिटायर हुए हैं, इसके अलावा आपका LPC अगर ज़रूरी हो तो रखना है, बाकी LPC की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, कुछ मामलों में आवश्यकता होती है कई विभागों में। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, जीवन प्रमाण पत्र की रसीद, जब आप DLC जमा कराते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, उसकी रसीद रखें। आपका नामांकन, नॉमिनेशन, आपने नॉमिनेशन जो किया है अपने किसी मेंबर का घर के, उसका नॉमिनेशन का आप लेटर रखें। और फैमिली विवरण, फैमिली डिटेल है, ये आप एक जगह पर लिख के रखें। जन्म तिथि का प्रमाण और मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ें आप एक जगह पर रखनी चाहिए। एक आपका जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसमें ये सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। ये सारी एक जगह डालने के बाद में फाइल में आप रख लें, या फिर इनकी एक PDF फाइल बनवा लें डिजिटल तरीके से। ये बेहतर तरीका है। डिजिटल तरीके से आप इसकी PDF फाइल बनाएं और उसको गूगल ड्राइव जैसी जगह पर सेव करके रख लें। नंबर 2, आपके हर महीने पेंशन खाते में तो आती है, लेकिन आप उसको देखकर सिर्फ खुश हो जाते हैं या फिर आप उसकी जांच भी करते हैं। आपको हर महीने अपने पेंशन से ये देखना चाहिए कि आपकी पेंशन में बेसिक पेंशन सही है या नहीं है, आपके DA या DR का सही प्रतिशत लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, अगर किसी प्रकार की रिकवरी तो नहीं हुई है, आपकी पेंशन से कोई इनकम टैक्स या अन्य कोई भी डिडक्शन, कोई भी कटौती तो नहीं हुई है, आपकी नेट पेंशन है वो सही बनी है या फिर नहीं बनी है, और पिछली पेंशन की तुलना में कोई अंतर है या नहीं है। इन चीज़ों का हर महीने पेंशन आए तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा पेंशन स्लिप पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स हैं वो पेंशन स्लिप देखते ही नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ पेंशन है वो आ जाती है, खाते में क्रेडिट हो गई। हम ये नहीं देखते कि पेंशन स्लिप है वो ज़रूरी है। पेंशन स्लिप में कई चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि बेसिक पेंशन है, DR देख सकते हैं, मेडिकल अलाउंस जिनके लागू होता है वो देखेंगे, और कम्यूटेशन रिकवरी जो होती है वह भी पेंशन स्लिप में होती है। इनकम टैक्स है, कोई भी रिकवरी या नेट पेंशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने पेंशन स्लिप में। और भी नया कॉलम भी हो सकता है, आप उसको समझने का प्रयास करें। आगे दे रखा है डियरनेस स्लिप जब बढ़ती है तो खुद पुष्टि करें। जैसे कि महंगाई भत्ता है वो हर 6 महीने बाद में बढ़ाया जाता है, आपको पता है। तो ये जब बढ़ता है तो आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करें, पुरानी राशि और नई राशि का मिलान करें। और हम हमारे चैनल पर बताते भी हैं कि किसके कितने रुपए बढ़े हैं, एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं। आप हमारे वीडियो देखकर भी आप तुलना कर सकते हैं। बढ़ोतरी सही तरीके से हुई या नहीं हुई है, बैंक से एजेंट मिला है या नहीं मिला है, और बैंक से पुष्टि करने में आप संकोच नहीं करें। आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप बैंक से पूछ भी लेवे। और अगला है आयु आधारित अतिरिक्त पेंशन की पात्रता पर नज़र। देखिए, अतिरिक्त पेंशन की जो इंतज़ार है ये पेंशनर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा करता है कि मेरे को अतिरिक्त पेंशन मिले। लेकिन अतिरिक्त पेंशन आपको पता है कि 80 वर्ष से दी जाती है, और जब 80 वर्ष की उम्र तक आते हैं तब तक वह लगभग जो स्वास्थ्य है वो ऐसा रहने लग जाता है कि पेंशन निकालने करने का ये सारा काम घर वाले देखते हैं, और ध्यान भी नहीं रहता है कि उम्र 80 वर्ष हो गई है और अतिरिक्त पेंशन
जो है उसके पात्र आप हो चुके हैं, ये पता ही नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में पात्रता के आप करीब हैं तो आप अपने जन्मतिथि से पीपीओ को मिलाएं। आप पात्रता पूरी होने पर अगले भुगतान की जांच करें। जैसे आप जिस महीने आप 80 साल के होते हैं, आप पेंशन उसी महीने की पेंशन आपको पूरी मिलेगी, आप वो मिलान करें। अतिरिक्त पेंशन शुरू हुई या नहीं है देखें, यदि नहीं हुई है तो बैंक या संबंधित विभाग आपका है उसको लिखित में आवेदन दें और आवेदन की रसीद हमेशा लें। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। आप बैंक में या कोई भी जगह एप्लीकेशन देते हैं तो आप उसकी रिसिप्ट नहीं लेते, आप उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी करवाइए और दूसरी जो फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास रखते हैं उस पर उसकी रिसिप्ट लीजिए, प्राप्ति लीजिए कि कितनी तारीख को किसको दिया है, ताकि उस पर एक्शन हो। कम्यूटेशन बहाली की जांच, ये बड़ा बिंदु है, आप इसको एक बार ध्यान से देखें, सारे पेंशनर्स इसको ध्यान से देखें। कम्यूटेशन का जो बिंदु है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने खुद ने किया है ये, कि कई देखा भी है और मैंने इसकी शिकायत भी की थी। कम्यूटेशन है वो 15 साल के बाद में लगातार चलता रहता है, 20 साल 25 साल 30 साल तक कम्यूटेशन की कटौती कर लेते हैं कई बार। जैसे ही आपका कम्यूटेशन का भाग पूरा होता है, आपको देखना चाहिए कि आपकी सबसे पहले तो कम्यूटेशन की अवधि कब पूरी हो रही है, और जैसे ही पूरी होती है तो आपकी पेंशन पूरी बहाल हुई है या नहीं हुई है। आपको बता दूं कि मैंने एक कम्यूटेशन कटौती की शिकायत की थी जिसमें लगभग 89,000 रुपये सरकार के द्वारा वापस भुगतान किया गया था, अत्यधिक कम्यूटेशन कटौती का, और उसका मैंने वीडियो बनाया था, इसी चैनल पर वीडियो भी है। तो ये बहुत ही बड़ा बिंदु है। पेंशन स्लिप से बेसिक पेंशन आपको सही दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है कम्यूटेशन के बाद में, और बैंक से अगर आपका कम्यूटेशन ज़्यादा कट गया है तो उसको आप वापस बहाल करें, और यदि बहाली नहीं हुई है तो आप संबंधित बैंक, अपने विभाग या फिर अगर स्पर्श के पेंशनर हो तो अपने स्पर्श पोर्टल पे स्पर्श पे उसकी शिकायत दर्ज करें। और ये जानकारी है, ये पेंशनर्स के अभाव, इसकी अभाव होता है इस जानकारी का, और मतलब यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान उनको हो जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कई पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती तो वो कई वर्षों तक उनका चलता रहता है और पेंशन कटौती होती रहती है, उनको पता नहीं होता है। आपको बता दें कि आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल नेशनल जगत को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं, लगभग 60% ऐसे पेंशनर हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आप अभी आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेंशनर के लिए अगला बिंदु है, बैंक में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपडेट रखें। देखिए मोबाइल नंबर है, कई बार बदल जाता है, उसको अपडेट रखें, एसएमएस आता रहे और बैंक से आने वाले संदेश भी मिलते रहें। कई बार ओटीपी की आवश्यकता होती है अचानक से, तो उसमें कोई समस्या ना हो। पेंशन जमा होने की सूचना है वो तो आपको तुरंत मिलती रहे, और ईमेल आईडी भी आपको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। ईमेल पर भी सूचनाएं आती हैं, और ओटीपी है वो हर किसी को नहीं दें। ओटीपी के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दिया है आधार और पैन की सही जानकारी। जी हाँ, आधार और पैन कार्ड जो है उसके लिए आपको आधार में आपके नाम और जन्मतिथि है वो सही होनी चाहिए, पैन कार्ड में भी मैच होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से मिलना चाहिए। यदि बैंक या विभाग अपडेट करने का कहें तो आप देरी ना करें, तुरंत अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को अपडेट करें। और गलत जानकारी है वो आगे आने वाले समय में आपके इनकम टैक्स से जुड़ी हुई या अन्य कोई बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, आप उनको सही करके रखें। आगे दिया गया है कि बैंक शाखा बदलने से पहले पूरी जानकारी, कई पेंशनर हैं वो शाखा बदलते हैं, हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि पहले पूरी प्रक्रिया समझें, नया खाता पूरी तरह से सक्रिय करा लें, आवश्यक आवेदन जमा करें, पहली पेंशन नए खाते में आने से पहले पुष्टि करें और पुराना खाता बंद करने में जल्दबाजी नहीं करें। इसके अलावा आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते हैं, डीएलसी जमा कराते हैं, उसको लेकर ये कुछ बिंदु हैं। अगर अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है तो आप उस समय सीमा का ध्यान रखें, सितंबर अक्टूबर में जो भी है तुरंत आप उसको जमा करें। और आप ये कहाँ पर जमा कर सकते हैं, देखिए अब बहुत अच्छी सुविधा दे दी है सरकार ने, आप कहीं भी कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, डाकघर में कर सकते हैं, सीएससी जो होता है ई मित्र या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पोर्टल है उससे आप घर बैठे कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन
आप 2 मिनट में अपने घर बैठे यही कर सकते हैं। ये मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। ये घर बैठे ये फेस ऑथेंटिकेशन से कैसे करें, इसको मैंने वीडियो के माध्यम से जमा कराया। और ये जब आप जमा करते हैं तो ध्यान रखिए कि रसीद आपके पास होनी चाहिए। रसीद को सुरक्षित रखना है, उसका प्रिंट निकलता है, वो आप अपने पास रखें। जब भी आपकी कोई समस्या हो, बैंक आपका पेंशन रोके, तो उस कंडीशन में आप ये पुष्टि कर सकें कि हाँ मैंने ये जमा करवा दिया है। और अगर आप बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक वालों से रसीद अवश्य लें। अब फैमिली पेंशन है, उससे जुड़े हुए रिकॉर्ड तैयार रखने हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड तैयार करने हैं, किसी भी आपात स्थिति में आपको ये रिकॉर्ड पहले तैयार कर लेने चाहिए। और परिवार के सदस्यों को ये बता देना चाहिए, क्या क्या बता देना चाहिए कि आपका पीपीओ कहाँ रखा हुआ है, बैंक कौन सा है, नॉमिनी कौन है बैंक में, और आपके पीपीओ में नॉमिनी कौन है। दोनों चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप नॉमिनी जो है वो आप उसके बारे में आप परिवार को बता के रखें कि बैंक में कौन है और वहाँ पे आपके पीपीओ में कौन है, और एक ही रखें, आप अलग अलग नहीं रखें। किस कार्यालय से संपर्क करना होता है फैमिली पेंशन के लिए, और कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने परिवार के सदस्यों को पता होनी चाहिए। इससे परिवार है वो कठिन समय में अनावश्यक परेशान नहीं होता है। बैंक पेंशनर्स विशेष रूप से ये जांचते रहें कि यदि आप किसी राष्ट्रीयकृत निजी या क्षेत्रीय बैंक में बैंक पेंशनर हैं, तो वेतन समझौते हैं, उनसे जुड़े संशोधन की जानकारी रखनी चाहिए। बैंक द्वारा जारी पेंशन संबंधी परिपत्र पढ़ते रहें। यदि किसी संशोधन का लाभ मिलना है तो उसकी पुष्टि करें। पेंशन स्लिप का नियमित मिलान करें। किसी भी विसंगति के लिए आप एचआर या पेंशन सेल है या बैंक से आपको संपर्क करना चाहिए। बात करें राज्य सरकार के पेंशनर्स की, हम आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे ऐसे बिंदु हैं जो आप बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। स्टेट पेंशनर हैं, उनकी अगर बात करें तो स्टेट पेंशनर के लिए सोशल मीडिया और दूसरे राज्यों के आदेश वायरल हो जाते हैं कई बार, और लोग अपने राज्य का समझ बैठते हैं। हर राज्य के नियम अलग होते हैं। वित्त विभाग के आदेश देखें अपने राज्य के, कोषाध्यक्ष या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। दूसरे राज्य की खबर को अपने राज्य की खबर नहीं माने। केंद्र सरकार के पेंशनर्स नियमित रूप से आदेश ये देखते रहें कि डीआर का आदेश जो है वो सरकार ने जारी किया नहीं किया है। पेंशन संशोधन का, कई बार पेंशन संशोधन के आदेश जारी होते हैं। आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग जब होगा तो उसमें भी पेंशन संशोधन का नियम होगा। इसके अलावा ओआरओपी के अंदर भी पेंशन संशोधन होती है। कार्यालय ज्ञापन जो है उसका आप ध्यान रखें, स्पष्टीकरण, अन्य निर्देश और जो भी आपको लगता है कि पेंशन संबंधी मिलान का कार्य है, ये आपको करना चाहिए। और विस्तृत एक्शन गाइड 2 जो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको आगे वीडियो में आप देखेंगे। आप अपने रेलवे, रक्षा, बीएसएनएल, पीएसयू के पेंशनर हैं तो आप संबंधित विभाग के आदेश देखते रहें। पेंशन संशोधन का लाभ मिला है या नहीं आप देखें। बैंक भुगतान का मिलान करें और किसी भी त्रुटि के लिए संबंधित प्राधिकरण से आपको संपर्क करना चाहिए। भाग 2 में हम पढ़ेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में, और नामांकन यानी नॉमिनेशन समय समय पर आप किस तरह से जांचना चाहिए, नॉमिनी कौन है। परिवार के सदस्यों की पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए, किस तरह से मेडिकल सुविधाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। इनकम टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड को किस तरह से व्यवस्थित रखें, क्या क्या चाहिए। बैंक स्टेट पेंशन स्लिप को लेकर हम बात करेंगे। रिकवरी यदि आपकी होती है नहीं होती है, उसको आप किस तरह से आप ध्यान रखना है। शिकायत करने का तरीका आना चाहिए, कहाँ शिकायत होती है। साइबर ठगी से बचने के तरीके बताएंगे, और सोशल मीडिया की हर खबर के बारे में हम बात करेंगे। कोर्ट के फैसले, आपके पता, मोबाइल, ईमेल बदलने का अपडेट कराने को लेकर बताएंगे। महत्वपूर्ण फाइल, इसके साथ ही 6-6 महीने में खुद क्या समीक्षा करते रहें, ये भी बताएंगे। हर पेंशनर को अपनी श्रेणी के अनुसार क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, और पेंशनर्स को जागरूक पेंशनर बनना है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबे वीडियो है वो ठीक नहीं है। अगले वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है तो कम से कम अपने एक पेंशनर साथी के साथ में इसको साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।